Hello everyone, welcome to Unstoppable. I hope you are doing well. In this video, I am talking about the Hindu newspaper analysis and today current affairs के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। आज का जो डेट है वो 16 अगस्त है और 15 अगस्त हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से मनाया और पूरे देश में यूँ कहा जाए तो काफ़ी अच्छे से धूमधाम से और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और उसी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आप सभी जानते हैं कि रेड फोर्ट से प्रत्येक साल 15 अगस्त को देश के जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है, यानी कि झंडा फहराया जाता है। और 26 जनवरी की मैं बात करूँ तो 26 जनवरी को इंडिया गेट से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है ना, झंडा फहराया जाता है। तो प्रत्येक साल 15 अगस्त को याद रखना कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही लाल किले पे झंडा फहराते हैं और वहाँ से पूरे देश को संबोधित करते हैं। इसी में इस संबोधन में ये कहा जाए तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इनका जो ये इस साल का अगर मान लो तो 2019 से लेकर के जो 24 का इनका जो टर्म है, उस टर्म में अगर मैं बातचीत करूँ तो ये इनका अब ये मतलब कि आखिरी है, ठीक है ना? ये अंतिम है इस साल, मतलब कि इस टर्म का। आपको जैसे कि 2014 से 19 था, वैसे ही 19 से जो 24 का है टर्म, ये इनका इस बार यानी कि 2023 वाला जो लाल किले से जो इन्होंने झंडा फहराया, ये इनका अंतिम था। अगर 24 में आते हैं, तो फिर अगले साल ये संबोधन करेंगे। वही बात यहाँ पे ये माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है कि देखो, जैसे कि मैं 2014 में आया, फिर 19 में आया और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं 2024 में भी आऊँगा और अगले साल फिर से मैं अपना रिपोर्ट कार्ड दूँगा आप सभी को। और इस तरीके से नेशंस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, जिसके ऊपर इन्होंने बातचीत की है। ख़ास करके मणिपुर के इश्यू के ऊपर इन्होंने बातचीत किया कि मणिपुर में चलो अब जो भी इनस्टेबिलिटी थी, जो भी वायलेंस हुआ था, अब पीस में बदल रहा है, अब वहाँ पे पीस कायम हो रहा है। और हम ऐसी कामना करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो दोनों मिल कर के एक साथ काम करें। देखो गाइज़, इसमें बहुत सारी बातें कही गई है, कुछ स्कीम्स के ऊपर भी बातचीत की गई है। लेकिन इस बार का जो आपका 15 अगस्त को जो ये फहराया गया, झंडोत्तोलन किया गया आपका रेड फोर्ट पे। यहाँ से अगर मैं बातचीत करूँ तो इस बार का इनका जो स्पीच रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, वो 89 मिनट का रहा हुआ है, ठीक है ना? और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है कि देखो, जो भी पहले जो करप्शन चल रहा था, डायनेस्टी पॉलिटिक्स था, अपीज़मेंट की पॉलिटिक्स थी, इसको कहीं न कहीं ठीक है ना, इसको कहीं न कहीं समाप्त भी किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और बहुत सारी बातें कही गई है, ठीक है ना? तो जैसे-जैसे आर्टिकल आगे बढ़ता जाएगा, इसके ऊपर और हमारा डिस्कशन चलेगा। एक यहाँ पे स्कीम की बात करूँ तो हाउसिंग स्कीम लॉन्च करा गया है अर्बन पुअर्स के लिए कि जो भी व्यक्ति शहरों में रहते हैं, झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, तो अपना घर कैसे ले सकते हैं, अफोर्डेबल कॉस्ट पे ले सकते हैं। यूँ कहा जाए तो उनको टैक्स माफ़ करना, उनको इंटरेस्ट रेट बहुत कम पे करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कही गई है, ठीक है ना? तो ये पहला हमारा न्यूज़ हो गया। दूसरा देखो, इसका अभी और पार्ट है जिसको आने वाले मतलब कि अंदर वाले वीडियो में हम बातचीत करेंगे। क्योंकि इसमें देखो, यहीं पे हम लोग डिस्कशन कर ले तो यहाँ पे विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करने की बातचीत किया गया है और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको भी अंदर की वीडियो में हम करेंगे, मतलब कि अंदर आने वाले पार्ट में करेंगे। यहाँ पे देखो गाइज़, यू नो वेरी वेल कि जैसे-जैसे मानसून अपना रूप स्वरूप बदली है, तो वैसे-वैसे इसका रेनफॉल का भी पैटर्न चेंज हो गया है और बहुत तेज़ी से अभी मानसून ने अपना पैटर्न चेंज कर कर किया है, जिसकी वजह से क्या है कि जहाँ पे पहले बारिश बहुत अच्छी होती थी, वहाँ पे इस बार सूखे की स्थिति आ गई है और जहाँ पे पहले बारिश कम होती थी, वहाँ पे इस बार फ्लड की स्थिति आ गई है, लैंडस्केप की स्थिति आ गई है। तो काफ़ी ज़्यादा दयनीय और भयावह स्थिति हो चुका है। उसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में देखो, उत्तराखंड में देखो, तो ऐसी स्थिति लगातार बना हुआ है और बहुत सारी चीज़ें कही गई है, जिसमें आपका एक गूगल सर्च करने वाली बात है, जो आपको गूगल सर्च करना चाहिए, जो स्टार पॉइंट है, वो है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स फ़ोर्स। तो आपको इसके ऊपर एक नोट्स बना लेना कि हाँ, भैया स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स क्या होता है, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स क्या होता है। तो इसके ऊपर आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, ताकि आने वाले
जभी भी कोई भी अपडेट्स आएगा तो आपको उसके ऊपर ज़्यादा टेंशन नहीं होगा और आप ईज़िली वे में कर ले जाओगे। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो न्यूज़पेपर से आपको चाहिए होता है और यही सारी चीज़ों पे आपको नोट्स और गूगल सर्च करना चाहिए। देखो गाइज़ ये वाला बहुत बढ़िया बात कही गई है ठीक है ना? मद्रास के हाई कोर्ट के द्वारा। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि देखो भाई एनिमल के फ़ियर से आप लाइफ़ को ऐसे नहीं कर सकते। कहने का सेंस ये है कि राइट टू लाइफ़ विदाउट फ़ियर होना चाहिए। यानी कि ह्यूमन का जो लाइफ़ है वो एनिमल के फ़ियर से मतलब कि विदाउट फ़ियर वाला लाइफ़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ, एनिमल है तो वहाँ पे इंसान नहीं जा सकते या वहाँ पे नहीं रह सकते। अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोग कहाँ जाएँगे? ये लोग कहाँ जाएँगे? ये तो हमेशा एक फ़ियर में जिएँगे कि हाँ, एनिमल यहाँ पे भी होगा, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जो बेसिकली जो बात कही गई है, वो ये कहा गया है कि तमिलनाडु में 195 ऐसी फैमिलीज़ थी, जो तमिलनाडु टाइगर रिज़र्व के आस-पास ये रहते थे, ठीक है ना? तो इनको रिलोकेट कर दिया गया था, ठीक है ना? मतलब कि उनको यहाँ से हटा दिया गया था, रिलोकेट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे ब ब इ इनको एनिमल्स के बहुत सारे खतरे होते थे। जैसे कि जानवर घर से मतलब कि जंगल से निकला और किसी बच्चे को गाँव में घुस गया और वहाँ पे गया, बच्चों को खा गया या किसी इंसान को खा गया या कोई ट्राइबल कम्युनिटी वहाँ पे गई अपना देखो ट्राइबल्स की मेन जो वो संपत्ति होती है, वो वन संपत्ति होती है। वो वन में गए किसी तरीके का जैसे कि टिम्बर हो गया या शहद हो गया या कोई लकड़ी-वकड़ी लेने गए और वहाँ पे गए पता चला कि उनको एनिमल खा गया, जानवर खा गया, ठीक है ना? तो इस फ़ियर से इन्होंने ये मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि देखो ऐसे फ़ियर से जीवन नहीं रह सकता और फ़ियर विदाउट फ़ियर से मतलब कि राइट तभी हो सकता है म लाइफ़ तभी हो सकता है जब फ़ियर ना हो। आप वहीं पे आर्टिकल 21 देखोगे तो ये बात करता है तो जब आप मैं बात कर रहा हूँ आर्टिकल 21 यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट आपका 12 से 35 तक है। उसी में एक आर्टिकल है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है कि लाइफ विथ चॉइस एंड पर्सनल डिग्निटी के साथ होना चाहिए और समझ रहे हैं ना? तो ये अगर वहाँ पे और फ़ियरलेस लाइफ़ होना चाहिए, तो ये कहीं न कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को भी प्रोटेक्ट कर रहा है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो ये सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि इनको रिलोकेशन करो, रिलोकेट करो, जो 495 फैमिलीज़ है और ये मद्दूमलाई टाइगर रिज़र्व के आस-पास रहते थे और इनको कंपनसेशन के तौर पे 15 लाख रुपए प्रत्येक फैमिली को देने की बातचीत कही गई है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या सर्च करना है गूगल पे, तो जाके सर्च करना नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी यानी कि एनटीसीए क्या है? ठीक है ना? इसके ऊपर बहुत सारी आपको बातें मिलेंगी, उसको ज़रूर पढ़ लेना कि एनटीसीए अगर कहीं पे किसी भी राज्य में अगर टाइगर रिज़र्व बनाना है या नेशनल पार्क बनाना है, तो एनटीसीए का क्या फंक्शन है। तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग ज़रूर पढ़ लेना। कंपा फंड क्या होता है, इसके बारे में गूगल सर्च ज़रूर कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है गाइज़ और इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? और उसके बाद मधुमलाई सत्यमंगलम लैंडस्केप जो आपका तमिलनाडु में है, तो इसको भी आप याद रखना, ओके? अब यहाँ देखो यू नो वेरी वेल गाइस कि जो दिल्ली है, तो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जैसे कि ख़ास करके हॉस्पिटल हो गया, स्कूल्स हो गए, वहाँ की व्यवस्थाओं में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है और एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बिल में। अगर आप कोविड के टाइम में अगर दिल्ली में रहे होंगे तो आपको तो आपने देखा होगा कि जितने टाइम तक कोविड रहा, एप्रोक्सिमेटली आप 20 की अगर मैं बात करूँ, 19 से की कुछ टाइम का मैं बात करूँ, ठीक है ना? और 21 की शुरुआती दौर की मैं बात करूँ, तो बहुत सारे लोगों को बिल में कटौती मिली थी और इलेक्ट्रिसिटी बिल लगभग-लगभग शून्य के बराबर आया था, आया ही नहीं था, समझ रहे हो ना? यानी कि माफ़ हो गया था पूर्ण रूप से और ये बहुत जगह ऐसा हुआ, दिल्ली में लगभग-लगभग सभी सारी फैमिलीज़ को देखो जो किराएदार थे उनको तो कहीं भी राहत नहीं मिलता है, लेकिन जो वहाँ के निवासी हैं या जो वहाँ के मीटर से रूम किराए पे लेते हैं, तो उनको देखने को मिला था कि हाँ, उनको बिल पे नहीं करना पड़ा था। तो वहीं यहाँ पे जो दिल्ली के जो सीएम हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये कहते हैं कि नेशंस को कम से कम यानी कि जो भारत के हमारे सिटीज़न हैं, उनको 200 यूनिट जो बिजली है, वो फ्री में प्रोवाइड करवाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देख लो कि किसी के घर में अगर एसी है, तो वो एसी को भी नहीं चला पाता भाई, क्यों? क्योंकि बिल इतना ज़्यादा आता है इलेक्ट्रिसिटी का कि एसी सिर्फ़ घर में नाम के लिए लग गए हैं और वो चलता भी नहीं है। समझ रहे हो ना? तो कहीं न कहीं ये जो
बिजली है और बिजली का जो बिल है या यूनिट्स जो लगते हैं बहुत ज़्यादा खर्च, ठीक है ना? तो उसके ऊपर कहीं न कहीं कम करने की आवश्यकता है। अगर आप हर घर बिजली भी कर दो, सबको बिजली भी दे दो और उसका कॉस्ट प्राइस इतना बढ़ा दो, तो लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। जब लोग उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे तो फिर वो तेल वगैरह पे कन्वर्ट कर जाएँगे, चाहे डीज़ल हो, चाहे केरोसिन हो, जबकि केरोसिन तो हमारे यहाँ से फ़ेज़ आउट हो चुका है। लेकिन कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ ऐसा जुगाड़ निकाल लेंगे, समझ रहे हो? तो इसलिए गवर्नमेंट के सच में गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो भी बिजली बिल है वो काफ़ी किफ़ायती हो, अफ़ोर्डेबल हो और सभी लोग उसको कंज़्यूम कर सकें और जो भी गैजेट्स होते हैं, जैसे कि एसी हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इसका इस्तेमाल भी वो अच्छे तरीके से कर सकें, समझ रहे हो ना? तो इनका कहना है कि 200 यूनिट जो है पूरे भारत को, जितने भी भारत के लोग हैं, सबको 200 यूनिट फ्री कर दो, ठीक है ना? तो इन्होंने सिर्फ़ कहा है और क्योंकि दिल्ली में मैंने ऐसा देखा है और जो कि बहुत अच्छी बात भी है और चला भी है। ऐसी बात नहीं है कि कंपनियों को घाटा होता है, कंपनियों को भाई इलेक्ट्रिसिटी से बहुत मुनाफ़ा होता है, समझ रहे हो ना? क्योंकि गवर्नमेंट उनको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देती है। जैसे कि आप बात करो तो अभी पावर का सबसे बड़ा जनरेशन क्या है तो कोल है और कोल उनको ऐसा नहीं है कि बहुत महँगे में मिलता है। कोल बहुत सस्ते में मिल जाता है। प्राइवेट से जो भी कंपनीज़ है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनको बहुत सस्ते में मिलता है। और जब यही इलेक्ट्रिसिटी बन के आता है तो आपके पास पहुँचते-पहुँचते ₹8 ₹9 ₹10 ₹12 ₹15 यूनिट हो जाता है। और हर स्टेट में अलग-अलग वैरी करता रहता है यूनिट्स का रेट। हो सकता है बिहार में कुछ और रेट हो, उत्तर प्रदेश में कुछ और हो, दिल्ली में कुछ और हो। दिल्ली में तो सबसे सस्ता है इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैंने जहाँ तक देखा है। लेकिन वहीं पे किराएदार के लिए बात करूँ दिल्ली में तो वहाँ पे ₹8 से लेकर के ₹12 तक वहाँ के ओनर्स से उनसे लेते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और गवर्नमेंट इनसे सिर्फ़ चार्ज करती है ₹3 से ₹4 इन यूनिट चार्ज करती है और ये लोग इसके दुगुने और ट्रिपल चार्ज करते हैं वहाँ के ओनर्स लोग। तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, आगे करंट अफ़ेयर क्या है। तो यहाँ देखो बहुत स मैंने बात कहा था कि वेलफेयर प्लान अनाउंसमेंट किया गया है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा रेड फोर्ट से। उसी में बात किया गया है विश्वकर्मा योजना के बारे में और ये विश्वकर्मा जो योजना है, ये हेल्प करेंगे बहुत सारे लोगों को, जो भी ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट शिफ्ट होते हैं। यानी ट्रेडिशनल क्राफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है कि मान लो कि अगर कोई कुम्हार है और कुम्हार का जो उनका जो किड है, बच्चा है, जब बड़ा होता है तो उनका वो ट्रेडिशनल जैसे कि मिट्टी को अच्छे स्वरूप देना या उसमें एक अच्छा-सा स्किल अप करके उस इंसान को स्किल अप करके उस मिट्टी के घड़े में और भी अच्छा कुछ कर देना, समझ रहे हो ना? इसी तरीके से और यहाँ से इससे इससे या विश्वकर्मा योजना से और कि बहुत ज़्यादा मतलब कि इन लोगों को तो हेल्प मिलेगा ही, साथ में बार्बर्स लोगों को भी हेल्प मिलेगा, जो यहाँ के रेज़िडेंट्स हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, तो सब लोगों को हेल्प मिलने वाला है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है ना? तो इसको आप जानते हैं कि इसको कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है? और उसके बाद इस योजना में और भी बहुत सारी बातें कही गई है गाइस, तो इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। 1 सेकंड गाइस। तो यहाँ पे देखो और इस योजना में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे रेड फोर्स से और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पे ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे और इन सारे लोगों को मिलेंगे जिसके बारे में बातचीत किया गया है। बेनिफिट इंडिविजुअल्स स्किल अप ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन, उसके बाद जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, कम्युनिटी है, फैमिलीज़ है, सब लोगों को मिलने वाला है। गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, इन सब लोगों को मिलेगा। उसके बाद लॉन्ड्री वर्कर्स हो गए, बार्बर्स हो गए, इन लोगों को मिलेगा। एलोकेशन किया जाएगा 13,000 से लेकर के 15,000 करोड़ तक का राशि और बहुत लोगों को इससे हेल्प मिलने वाला है, ये विश्वकर्मा योजना से। तो इसको याद रखना, इसी बार लॉन्च किया गया है। कर्नाटक ने फाइनली रिलीज़ कर दिया गया है टे कर्नाटक ने फाइनली रिलीज़ किया है कावेरी वाटर तमिलनाडु के लिए, ठीक है ना? और जो कि बहुत अच्छी बात भी है, समझ रहे हो? और ये होना आवश्यक भी था। आगे बढ़ते हैं और इस न्यूज़ में यहाँ पे ये वाला देखेंगे अन्नपूर्णा फ्री फूड पैकेट स्कीम बेनिफिट 1.10 करोड़ पीपल्स, ठीक है ना? और ये वाला याद रखना कि अन्नपूर्णा जो है फ्री फूड पैकेट कहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ये राजस्थान में प्रोवाइड करवाया जा रहा है और ये ड्यूरिंग कोविड के टाइम से ही चल रहा है, ठीक है ना? जो बहुत सारे फैमिलीज़ जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। समझ रहे हैं? और यहाँ का एक स्लोगन है नो वन शुड स्लीप हंग्री इन राजस्थान, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता है राजस्थान में, तो ये भी इसका ये स्लोगन है, तो इसको आप लोग याद रखना। आज के अगर न्यूज़पेपर में जो सबसे बेहतरीन मेरे को लगा है वो है ये वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो स्टेट पीसीएस की मैं बात कर लूँ चाहे यूपीएससी की बात कर लूँ, वहाँ पे यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा इस पेज से। देखो गाइज, अभी
यहाँ पे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में, ठीक है ना, सर्वे हुआ था और 275 स्पीशीज पाए गए हैं बर्ड्स के, ठीक है ना, चिड़ियाओं के 275 स्पीशीज पाए गए हैं। और उस स्पीशीज 275 स्पीशीज में दो आपके क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज पाए गए हैं, चार आपके वल्नरेबल स्पीशीज पाए गए हैं और दो आपके यहाँ पे देखो इंडेंजर स्पीसीज पाए गए हैं, ठीक है ना, फोर वल्नरेबल, वन एंड टू इंडेंजर स्पीसीज पाए गए हैं। कहाँ पे? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। और ये सर्वे जब हुआ था स्पीसीज का, उसमें ये सारी चीजें पाई गई हैं, तो इसको याद रखना आप लोग। और ये सर्वे कब हुआ था? तो ये सर्वे हुआ था आपका जून 20 से 20 जून से लेकर के 23 जून के बीच में हुआ था। और इसमें जो ये सर्वे थे, इसमें टोटल 62 मेंबर आए हुए थे, जिसमें आपके वर्ल्ड वाइल्ड फंड से भी लोग थे, वर्ल्ड वाइड फंड के भी वॉलंटियर्स थे, मेंबर्स थे। अब आपके लिए गूगल सर्च करना है कि वर्ल्ड वाइड फंड क्या होता है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है, इसमें और कौन-कौन सी संस्थानें हैं, इनका क्या काम है, तो ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग गूगल सर्च करके देख लेना, ठीक है ना? उसके बाद है यहाँ पे टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, देखो वर्ल्ड वाइड फंड, उसके बाद टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन, उसके बाद विलेज वॉलेंटियर प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये सारे लोग जो थे इस सर्वे में शामिल थे और इनसे 62 लोगों को चुना गया था जो इस सर्वे को कंडक्ट किए हुए हैं। तो आपके लिए गूगल सर्च करने के लिए अभी 3 पॉइंट है, वर्ल्ड वाइड फंड, उसके बाद आपका टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन और उसके बाद विलेज वॉलेंटियर प्रोटेक्शन फोर्स क्या होता है, इसके बारे में आप लोग जरूर देख लेना। लगभग 1540 किलोमीटर एरिया को खंगाला गया है, समझ रहे हो ना? जो 2 आपके इंडेंजर जो कैटेगरी के जो स्पीशीज़ है, ठीक है ना? क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी के जो स्पीशीज़ है, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे देखो जो 2 स्पीशीज़ जिसका नाम है व्हाइट रैम्प्ड वल्चर है और दूसरा है रेड हेडेड वल्चर। तो ये दोनों वल्चर को याद रखना, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर में स्पीशीज़ में पाए गए हैं, व्हाइट रैम्प्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। अब देखो गाइस, बात यहाँ ये है कि ये क्रिटिकली हो गया, वल्नरेबल हो गया, इंडेंजर स्पीशीज हो गया, ये कौन जारी करता है? तो आपके लिए गूगल सर्च के लिए एक और पॉइंट आ गया, आयुष्यन का ए लिस्ट है, जिसमें ये मेंशन होता है कि इस स्पीशीज को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है या नहीं है, लिस्ट कंसर्न वाले में है या इसके, देखो जो भी स्पीशीज जो समाप्त होने वाली होती हैं उसको क्रिटिकली इंडेंजर में डाला जाता है कि हाँ अब इसकी स्पीशीज की संख्या बहुत कम बच गई है, तो इसके बारे में जरूर देख लेना। और इन्वायरमेंट की जब हमारी क्लासेस शुरू होंगी तो उसमें और भी बहुत सारी पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, ठीक है ना? तो यहीं पे क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज के बारे में बात किया गया है, जो आयुशियन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन एंड नेचर, जो आयुशियन है, इसके लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर स्पीशीज में है, व्हाइट रैम्प्ड वल्चर एंड रेड हेडेड वल्चर। उसके बाद कहा जा रहा है यहाँ पे जो 2 स्पीशीज़ और पाए गए हैं, ठीक है ना, इंडेंजर कैटेगरी में, वो है प्लास फिश ईगल याद रखना और उसके बाद इजिप्टियन वल्चर याद रखना, ठीक है ना? तो ये 2 पाए गए हैं आपके इंडेंजर स्पीशीज़ में। उसके बाद है कि 4 वल्नरेबल बर्ड्स जो स्पीशीज़ है पाए गए हैं, उसमें ग्रेट हॉर्नबिल है, ग्रेट हॉर्नबिल वल्नरेबल स्थिति में, इसको याद रखना। उसके बाद ग्रेट स्लेट वुड पैकर है और उसके बाद ग्रेट क्राउन्ड प्रीनिया है और रिवर टर्म है, तो इसको याद रखना, समझ रहे हो ना? उसके बाद जो यहाँ पे नियर थ्रेटेड स्पीशीज़ में है, इनको थ्रेट है, ठीक है ना? तो ऐसे 10 स्पीशीज़ पाए गए हैं जिनका नाम इस तरीके से है यहाँ पे, तो इसको एक बार देख लेना। जिसमें आपको याद रखना चाहिए जो इम्पोर्टेंट है, वो है हिमालयन ग्रिफॉन, ठीक है ना? ग्रेट निक कीन और उसके बाद लेसर फिश ईगल, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। और साथ में यहाँ पे एशियन वुल्ड नेक्ड स्टार्क भी है, तो इसको भी याद रखना। 256 ऐसे स्पीशीज डॉक्यूमेंट में मेंशन किए गए हैं, ठीक है ना? और ये 256 क्यों हैं? क्योंकि जो रेस्ट ऑफ देम थे वो या तो क्रिटिकली में है या इंडेंजर में है या वल्नरेबल स्थिति में है। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये कंपाइल किया गया है ओरिएंटल ट्रायल्स के द्वारा। तो ओरिएंटल ट्रायल्स क्या है, इसको आप एक बार सर्च कर लेना। बस यहाँ पे ये कहा गया है कि ये एक एनजीओ है जो कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड के लिए काम करता है। तो ओरिएंटल ट्रायल्स, जो कि नया शब्द होना चाहिए, बहुत नया शब्द है, तो इसको ज़रूर देख लेना, ठीक है ना? और यहाँ से डायरेक्टली इनडायरेक्टली तौर से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल मेरे को लगा था आज के न्यूज़ में, तो इसको आप लोग इसका नोट्स बना लेना और ये काफ़ी ज़्यादा आवश्यक भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्या है न्यूज़।
ये देखो गाइज़, ये डॉट वाला स्थिति मैंने बताया था कि हाँ, कहीं पे डॉट है, तो कहीं पे सूखा है, तो कहीं पे पानी ही पानी है। ठीक है ना? ये जो आपको मैं बता दूँ कि जो स्पीच हुआ है कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है ना? तो उसी के ऊपर बहुत सारी बातें कही गई है, जिसमें ये कहा गया कि देखो हज़ारों हज़ार साल की स्लेवरी थी, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आने वाला जो ईयर होगा, हज़ार साल, वो हमारे लिए गोल्डन एरा होने वाला है। बिकॉज़ हमारे पास देश की सबसे युवा पीढ़ी है, जिसकी आबादी 30 मतलब कि सबसे ज़्यादा है, जिसका ऐज 30 वर्ष से कम है, और हमारे पास काफ़ी युवा आबादी है, और ये कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है ना? तो इसके ऊपर बातचीत किया गया है। ये वाला आर्टिकल मन करे तो पढ़ लेना, ठीक है ना? एक बार पढ़ लेना, बहुत ही चीज़ सारी चीज़ें आपको अच्छी-अच्छी मिल जाएगी, जिससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी रिपोर्ट 2023 के ऊपर बातचीत किया जाएगा, जो बनाया गया है आपका यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि ऑफ़ी के द्वारा। तो ये मेरे को 2 पॉइंट सही लगे हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको याद रखना। उसके बाद नेशनल सैंपल सर्वे के बारे में आप लोग एक एक बार गूगल सर्च कर लेना, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि दिन भर आप आर्टिकल्स को लेकर के बैठे हुए पढ़ रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है गाइज़। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको गूगल सर्च करना होता है, और यहीं से आपके एग्ज़ाम में हेल्प भी मिलता है और क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके गाइज़, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है न्यूज़ आप सभी के लिए। तो देखो, मैंने कल ही बात किया था इन्फ्लेशन के ऊपर कि हाँ, टोमेटो का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। तो देखो गाइज़, इन्फ्लेशन के बहुत सारे रूप हैं, इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? लेकिन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का जो मेजर है वो सिर्फ़ गवर्नमेंट ही उठा सकती है, और आरबीआई ही उठा सकती है, इसके अलावा कोई नहीं उठा सकता है। क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का टूल का यूज़ करती है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, और वहीं पे गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है। हाल ही के दिनों में देखा गया है कि टोमेटो का प्राइस जो है काफ़ी पीक पे पहुँच गया है। मतलब कि जो प्राइस यहाँ पे था वो प्राइस यहाँ पे आ गया है। 201.54% की बढ़ोतरी हो गई है। तो ये प्राइस बढ़ने के पीछे कहीं न कहीं बहुत सारे कारण हैं। या तो कंज़म्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, या जो सप्लाई चेन था, वो सप्लाई बहुत कम हो पा रहा है। तो जब सप्लाई कम होगा या मौसम नहीं रहेगा, सीज़न नहीं रहेगा, तो प्राइस तो इंक्रीज़ होंगे ही। लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस इंक्रीज़ होगा, समझ रहे हो ना? ये सच में सोचने वाली बात है। तो इसके ऊपर बातचीत किए गए हैं, जिसमें पल्सेस है, फूड है, ग्रेन्स है, ठीक है ना? और 3-4 टेबल दिए गए हैं, और जिसके आधार पे यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? और भी अगर मैं चीज़ें देखूँ तो यहाँ पे कॉन्टेस्ट में देखूँ तो ज़्यादा कुछ ख़ास मेरे को नहीं दिखा है। और भी मैं न्यूज़ में देखूँ तो मेरे को ज़्यादा ख़ास नहीं दिखा है, क्योंकि कल ही के जो 15 अगस्त हम लोगों ने मनाया है, उसी से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आप लोगों के साथ बातचीत कर लिए हैं, ठीक है ना? तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान देना गाइज़, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसके ऊपर आप लोग ध्यान देना, और इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे एक शब्द यूज़ किया गया है डिम्ड फॉरेस्ट के बारे में, तो देखो डिम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, तो इसके ऊपर मैं बातचीत करूँ। डिम्ड फॉरेस्ट क्या होता है, इसके ऊपर मैं बातचीत करूँ, तो यहाँ पे फाइनली कहा गया है कि जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो फॉरेस्ट एक्ट है, इसमें जो बदलाव किया है, इस बदलाव से फॉरेस्ट कटने की जो संभावना है, जो दर है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ऐसा कहा गया है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा कि देखो, आपको जो डीम्ड फॉरेस्ट है उसको आप छू भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, इसके बारे में बातचीत किया गया है। और कहीं न कहीं देखो, फॉरेस्ट को काटना या उसे नॉन फॉरेस्ट एरिया को घोषित करना, ये सही नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट कहीं न कहीं हमारे देश के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ रहे हो ना? और क्या है आर्टिकल, देखो एक ये बहुत ही एक सैड न्यूज़ है, तो इसके ऊपर मैं बातचीत कर लूँ। बिंदेश्वरी पाठक सर को कौन नहीं जानता है? क्योंकि क्लीन इंडिया और देश में जो स्वच्छ भारत कैंपेन कह लो, या यूँ कह लो कि जो टॉयलेट्स हर घर में जो बने हैं, उसमें बिंदेश्वरी पाठक जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है ना? पब्लिक टॉयलेट के लिए। पब्लिक टॉयलेट में इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया, और इसी रिवॉल्यूशन की वजह से आज देखो, तो स्वच्छ भारत मिशन को हम लोगों ने एक सक्सेस से पैटर्न पे ले जाने में सफल हुए हैं। फाइनली मैं बस ओम शांति मतलब कि हम सभी इनके लिए ओम शांति एक बार तो कह ही सकते हैं। और इनकी मृत्यु हो गई है, ये इनका डे मतलब कि ये गुजर चुके हैं, ठीक है ना, बिंदेश्वरी पाठक जी। और इनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। मतलब ये क्या सीन है कि एक इंसान इस दुनिया से चला गया, और उनसे रिलेटेड हम लोग पॉइंट्स पढ़ रहे हैं। लेकिन क्या करें, हमारे एग्ज़ाम का नेचर ही कुछ ऐसा है, क्वेश्चन ही वो लोग ऐसे पूछते हैं। ठीक है ना? तो एज़ ए ह्यूमैनिटी के नाते ओम शांति ओम, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानो, तो सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन
कि ये सुलभ फाउंडेशन इंटरनेशनल, मतलब कि यहाँ पे देखो सुलभ इंटरनेशनल फाउंडेशन, पद्म भूषण, ठीक है ना, और सोशल वर्कर ये रहे हुए हैं। देहांत का कारण है इनका जो कार्डियो था, वो कार्डियो यानी कि हार्ट अटैक आप कह सकते हो। कहाँ पे? ये आपका दिल्ली का जो एम्स है वहाँ पे हुआ है। 80 वर्ष इनकी आयु हो चुकी थी और ये काफ़ी सैडफुल है गाइस। और यहाँ पे देखो तो ये सारी चीज़ें जो टाइमिंग वगैरह है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इनके परिवार में एक बेटा, दो बेटी हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में ऐसे ऑप्शन डाल देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते गाइस। फिर यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे ट्वीट करके बहुत सारी बातें यहाँ पे कही, और इनको, इनके परिवार को संवेदना, और राष्ट्र आपको हमेशा याद रखेगा। और क्लीन इंडिया के लिए इनको जाना जाता है, और स्वच्छ भारत मिशन के ये सब मतलब कि यूँ कहा जाए तो बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, और इनके लिए ओम शांति। यहाँ पे जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने भी ट्विटर पे इनके लिए यहाँ पे बातें कही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बातचीत करूँ तो कुछ यहाँ पे देखो तो सुलभ इंटरनेशनल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन 1970s में इंट्रोड्यूस हुआ। जो पब्लिक टॉयलेट सिस्टम जो हमारे भारत में है, उसको दुरुस्त करने का इन्होंने काम किया है। पद्म भूषण इनको मिला था 1991 में, सोशल वर्कर के रूप में इनको मिला हुआ था। सुलभ इंटरनेशनल के बारे में तो मैंने बातचीत कर लिया है। यहाँ पे देखो तो इनको एक और प्राइज़ मिला हुआ है, वो है गांधी पीस प्राइज़, जो 2016 में मिला। और उसके बाद अक्षय पत्रा फाउंडेशन के द्वारा ये मतलब कि दिया गया था। ठीक है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है न्यूज़। तो ये विश्वकर्मा योजना के बारे में है, जो कि मैंने बातचीत कर लिया था। और यहाँ पे बहुत सारे आपके हाउसिंग लोन वगैरह के बारे में बातचीत किया गया है, जिसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा। जो शहरों में रह रहे हैं, उनको कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिलेंगे, ताकि आप अफोर्डेबल हाउस बना सकें, घर बना सकें। और इसको लॉन्च किया गया था, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हो, और 77वें इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे इसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन मिल रहा है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना जो अर्बन है, जो लॉन्च किया गया था 2015 में, तो इसे याद रखना, फ्लैगशिप प्रोग्राम है। और इसे 2022 में और भी ज़्यादा एक्सटेंड किया गया, और फिर से इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? और यहाँ पे यही सारी बातें कही गई है, जो कि मैंने आप लोगों से ऑलरेडी बातें कर ली है। ठीक है ना? देखो गाइज़, ये वाला मेरे को बहुत ही अच्छा लगा ये भी, कि 9223 ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स हैं, जिसको ट्रांसलेट किया जा रहा है रीजनल लैंग्वेजेस में, ठीक है ना? जिसमें 14 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश टू रीजनल लैंग्वेज में चेंज किया गया है, और 4 जजमेंट ऐसे हैं जिसे नेपाली में भी ट्रांसलेट किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? आगे बढ़े तो आगे देखूँ तो आगे का क्या न्यूज़ है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और इसके अलावा कोई ज़्यादा ख़ास यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स नहीं हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, रेट ज़रूर कीजिए, रिव्यू ज़रूर कीजिए, और इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। किसी की मेहनत को आप ज़रूर, ये नहीं कि हाँ, आप वीडियो देखें और छोड़ दें, नहीं यार, अगर वो आपके लिए इंसान कुछ कर रहा है तो उसके मेहनत के लिए आपको कम से कम एक कंट्रीब्यूशन तो कर ही सकते हो। आपसे कोई पैसा तो आदमी माँग नहीं रहा, कम से कम एक लाइक तो आप कर ही सकते हो, अगर अच्छा वो वर्क लगता है तो। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसके बारे में आप कह सकते हो कि हाँ सर, यहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे थोड़ी-सी मिस्टेक्स हुई हैं, या यहाँ पे और अच्छे से किया जा सकता था। तो ये सारी चीज़ें कहनी चाहिए। एज़ ए ह्यूमन, एज़ ए यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ स्टूडेंट, कम से कम इतना तो सजेशन देना ही चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रिव्यू, आंसर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, जय हिंद।